हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। हम लोग जीएसटी अकाउंटिंग चैप्टर पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है? वो सप्लाई जो विद इन द स्टेट होता है, यानी बायर और सेलर दोनों सेम स्टेट के होते हैं। और इंट्रा स्टेट सप्लाई पे क्या चार्ज किया जाता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी इंटर स्टेट सप्लाई की। इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है? जब बायर और सेलर दोनों अलग अलग स्टेट के होते हैं तो यहां पे कौन सा जीएसटी चार्ज होता है? यहां पे आईजीएसटी चार्ज होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं या सर्विस ले रहे होते हैं तो वहां पे हमें जीएसटी पेमेंट करनी होती है, और जो जीएसटी पेमेंट करते हैं उससे क्या बोला जाता है? इनपुट जीएसटी। अब ये जो इनपुट जीएसटी होता है वो हमारे लिए असेट होता है। असेट इसलिए होता है क्योंकि ये जो इनपुट जीएसटी हम अभी पे कर रहे हैं इसका फ्यूचर में आउटपुट जीएसटी के साथ क्या हो जाता है? सेट ऑफ हो जाता है। इसीलिए इनपुट जीएसटी को जो है एसेट बोलते हैं और इसे इनपुट जीएसटी को डेबिट करते हैं। ठीक है। इनपुट जीएसटी कितने टाइप के होते हैं? तो इनपुट जीएसटी 3 टाइप के होते हैं: इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी। फिर हमने बात करी थी कि जब गुड्स को सेल किया जाता है या कोई सर्विस दिया जाता है कस्टमर को, तो वहां पे क्या हो जाता है कि कस्टमर से हम जीएसटी क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। उसे आउटपुट जीएसटी बोला जाता है। और आउटपुट जीएसटी हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटीज है, क्योंकि ये हमारा पैसा तो है नहीं, ये किसका पैसा है? गवर्नमेंट का। तो ये गवर्नमेंट के खाते में जमा होगा, इसीलिए ये पैसा जब तक हमारे पास है तब तक ये हमारे लिए क्या होता है? लाइबिलिटीज होता है। इसीलिए आउटपुट जीएसटी को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं जब हम सेल करते हैं या कोई सर्विस दे रहे होते हैं। तो आउटपुट जीएसटी कितने टाइप के होते हैं? तो देखो, आउटपुट जीएसटी 3 टाइप के होते हैं: आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है। अब क्या होता है? अब होता है सेटलमेंट। जब हमने इनपुट जीएसटी जब हमने जीएसटी पे की थी परचेज के टाइम में, और आउटपुट जीएसटी जब हमने कस्टमर से कलेक्ट की थी, तो क्या होता है? दोनों का सेट ऑफ होता है और नेट अमाउंट जो है गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा होता है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहां तक सीखा था। आज के क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जीएसटी का रिवर्सल कब किया जाता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, कौन कौन से सर्विस पे जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है, यानी एग्जेम्प्टेड सर्विस कौन सा है, एंड ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे इनपुट जीएसटी का सेटअप आउटपुट जीएसटी के साथ किया जाता है। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिवर्सल ऑफ जीएसटी, यानी कब जीएसटी को हम रिवर्स कर देते हैं। ठीक है। चलो, अब इसके अंदर 2 पॉइंट आता है। इसके अंदर सबसे पहला आता है कि रिवर्सल परचेज करते टाइम, रिवर्सल ऑफ इनपुट जीएसटी, रिवर्सल ऑफ इनपुट जीएसटी, यानी आप जब गुड्स खरीद रहे थे तो आपने जीएसटी पे किया था, जिसे हम लोग इनपुट जीएसटी बोलते थे। हम उसकी रिवर्सल सीखने वाले हैं। ठीक है। आप सबसे पहले हमें बताओ कि जब आप गुड्स खरीद रहे थे, जब आप गुड्स खरीद रहे थे तो आप क्या एंट्री करते थे? गुड्स परचेज्ड का। तो सर, गुड्स परचेज का हम लोग एंट्री करते थे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और इनपुट जीएसटी को डेबिट करते थे। जो जितना से हम जीएसटी की पेमेंट करते थे उतना से हम इनपुट जीएसटी को क्या करते थे? डेबिट कर देते थे। ठीक है। और जिससे भी हम खरीदते थे, यानी क्रेडिटर को हम क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। ठीक है। अब मान के चलते हैं हम 100 रुपया का गुड्स हमने परचेज किया, उस पे इनपुट जीएसटी हमारा 5 रुपया था, क्रेडिटर कितने का था? 105 का। ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो ये तो सर गुड्स खरीदते टाइम का था। अब अगर मान के चलो कि ये गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं, ये जो परचेज जो है, परचेज किया हुआ गुड्स क्या हो रहा है? रिटर्न हो रहा है। यहां पे परचेज रिटर्न हो रहा है। ठीक है। तो बताओ क्या एंट्री होगा? परचेज रिटर्न का हम लोग क्या करेंगे? मान के चलो कि 50% रिटर्न कर रहे हैं, पूरा का पूरा रिटर्न नहीं कर रहे हैं, 50% रिटर्न कर रहे हैं गुड्स। आपने तो देखा था कि गुड्स जब को भी डैमेज हो जाता है, ठीक है, या गुड्स पसंद नहीं आती है, तो हम वापस भी कर सकते हैं अपने वेंडर को। तो यहाँ पे हम अपना गुड्स को वापस कर रहे हैं। मान के चलो हमने गुड्स 100 रुपया का खरीदा था, आधा गुड्स पसंद नहीं आया, यानी 50 का गुड्स वापस कर रहे हैं। तो आप मुझे फटाफट बताओ, वापस करने का एंट्री आप क्या करते थे?
सर वापस करने का बहुत सिंपल एंट्री रहता था कि जिससे हम खरीदते थे, जैसे कि क्रेडिटर को हम डेबिट करते थे, जो हम खरीदते थे उसको हम क्रेडिटर बोलते थे, उसको हम डेबिट करते थे, ठीक है। और दूसरा क्या करते थे सर, परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट करते थे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, यही नॉर्मल एंट्री तो हम लोग जर्नल चैप्टर में सीखे थे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अब बताओ कि हम जब गुड्स खरीद रहे थे तो तब जीएसटी पे किए थे, ठीक है, इनपुट जीएसटी को डेबिट किए थे, अभी वापस कर रहे हैं तो उसको तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये बताओ जो इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ था उसको रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, क्रेडिट करना पड़ेगा। वेरी सिंपल है कि अगर इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ था, हम उसको रिवर्स कर रहे हैं, तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या करने वाले हैं, टू इनपुट जीएसटी अकाउंट, टू इनपुट जीएसटी अकाउंट। और कितना से, मैंने बोला 50%, अगर पूरा 100% रहता तो 100% से करते, अब मैंने बोला 50% रिटर्न कर रहे हैं, तो 100 रुपया का गुड्स था, हम आधा रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न अकाउंट कितना होगा सर, 50 हो जाएगा। और हमारा जो इनपुट जीएसटी था 5 रुपया का, वो क्या पूरा का पूरा सर रिवर्स कर देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे सर, आधा ही किए हैं, तो 2.5 रुपया से हम इनपुट जीएसटी को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और बाकी जो क्रेडिटर का जो बैलेंस है 105 का आधा कितना होगा सर, 52.5 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब भी गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं तो उस पे जो इनपुट जीएसटी की पेमेंट हुई है, इनपुट जीएसटी जो डेबिट हुई है, वो क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब हम बात करते हैं कि किस किस केस में, ध्यान से सुनना मेरी बात, किन किन केस में ये रिवर्सल होती है। क्या केवल परचेज रिटर्न के केस में ही होती है, इसके अलावा भी और सारे जगह है जहां पे कि रिवर्सल होती है इनपुट जीएसटी की, ठीक है। तो यहां पे आप हेडिंग डालो यहीं पे, केसेस, केसेस व्हेन इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड, व्हेन इनपुट जीएसटी इज रिवर्स, किस किस केस में क्या हो, इनपुट जीएसटी जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो हमने एक बात तो कर ली ऑलरेडी कि परचेज रिटर्न के केस में जीएसटी रिवर्स होता है, इनपुट जीएसटी परचेज रिटर्न के केस में होता है। दूसरा, जब गुड्स प्रोप्राइटर लेके अपना घर चला जाता है, ठीक है। अब बताओ गुड्स, हमने गुड्स खरीदा, ठीक है, अब उसको हम बेच नहीं रहे, बल्कि प्रोप्राइटर बेचने का, ध्यान से सुनना मेरी बात, कब कब जीएसटी रिवर्स हो सकता है, तो बेचने के अलावा जब भी गुड्स हमारे पास से चला जाएगा, ठीक है, बेचने के अलावा जब भी गुड्स हमारे पास से चला जाएगा तो वहां पे इनपुट जीएसटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो हमने बहुत सारे पॉइंट देखे थे कि कब कब, जैसे एक एग्जांपल हो गया परचेज रिटर्न, गुड्स हमारे पास जा रहा है या लेकिन ये बेच नहीं रहे, लेकिन फिर भी गुड्स हमारे पास से जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जीएसटी रिवर्स हो जाएगा, इनपुट जीएसटी। दूसरा क्या होगा, दूसरा ऑनर, जब जो बिजनेस का प्रोप्राइटर जो है गुड्स को लेके चला जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वहां भी हम इनपुट जीएसटी को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। उसके अलावा कभी हम गुड्स को फ्री सैंपल में बांट देते हैं, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एडवर्टीजमेंट में लगा देते हैं, गुड्स हमारा चोरी हो जाता है, गुड्स आग में जल जाता है, रास्ते में गुड्स की चोरी हो जाती है, तो इस सब केस में भी हम क्या करते हैं, हम जो इनपुट जीएसटी पे किए रहते हैं उसको रिवर्स कर देते हैं। इसके साथ साथ जब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, मैं ध्यान से सुनना, जब हम डिस्काउंट, सॉरी अलाउ नहीं, जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो वहां भी क्या होता है, जीएसटी की रिवर्सल होती है। तो ये सारी केसेज है जहां पे जीएसटी की रिवर्सल होती है, तो आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लो, ठीक है। मैंने एक बोला परचेज रिटर्न, दूसरा गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स क्या किया गया, प्रोप्राइटर के द्वारा लिया गया पर्सनल यूज के लिए, जिसको हम ड्रॉविंग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉविंग बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिस्काउंट जब हम रिसीव करते हैं, इस पॉइंट को याद रखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। बाकी में तो आप इस तरह से याद कर सकते हो कि जब भी हमारे पास से गुड्स जाता है अदर देन सेल, तो हम इनपुट जीएसटी को रिवर्स करते हैं, बट ये थोड़ा अलग है, तो आपको इसको याद रखना है कि डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। चलो इसके अलावा क्या हो सकता है सर, मैंने बोला गुड्स गिवन एज चैरिटी, अगर गुड्स को हम चैरिटी दान के रूप में दे रहे हैं तो हमारे पास गुड्स जा रहा है गिवन अवे एज चैरिटी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्री सैंपल की, अगर हम फ्री में बांट देते हैं गुड्स को, ठीक है, फ्री सैंपल की,
ठीक है, कभी कभी गुड्स लॉस हो जाती है, गुड्स लॉस्ट हो जाती है, गुड्स की चोरी हो जाती है, ठीक है, गुड्स जल जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, या कोई चोरी हो जाती है। तो इन सब केस में क्या होता है, इनपुट जीएसटी को रिवर्स किया जाता है। ठीक है, मेनली आपको जो आएगा, मेनली आपको जो दिमाग में रखना है वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो है एक परचेज रिटर्न, परचेज के रिटर्न के केस में, डिस्काउंट रिसीव के केस में, और जब ड्रॉविंग करते हैं उस केस में आपको इनपुट जीएसटी को रिवर्स करना पड़ता है। और रिवर्स करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, सिंपल सी बात है सर, इनपुट जीएसटी जब हम क्लेम कर रहे होते हैं, जब हम जीएसटी की पेमेंट कर रहे होते हैं तो वहां पे तो डेबिट करते हैं, जब गुड्स खरीदते हैं तो डेबिट करते हैं, तो जब भी रिवर्स करेंगे तो इनपुट जीएसटी को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमने अभी तक क्या बात की, हमने बात की कि जब गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, उस टाइम में जब इनपुट जीएसटी पे करते हैं उसकी रिवर्सल की। अब बात कर रहे हैं आउटपुट जीएसटी की रिवर्सल की। ठीक है, हम लोग अब क्या बात कर रहे हैं, रिवर्सल ऑफ आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो आप लोग भी साथ में हेडिंग डालो, पॉइंट नंबर बी। ठीक है, यहां पे बात कर रहे हैं रिवर्सल ऑफ आउटपुट जीएसटी, रिवर्सल ऑफ आउटपुट जीएसटी। यहां पे क्या हो रहा है सर, आउटपुट जीएसटी की रिवर्सल हो रही है। ठीक है, अब बताओ आउटपुट जीएसटी कब, आउटपुट जीएसटी कब कस्टमर से कलेक्ट किया जाता है, जब गुड्स सेल कर रहे होते हैं या सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहे होते हैं तब। ठीक है, तो अब बताओ सब सेल करने का क्या एंट्री हम लोग करते हैं, जब सेल करते हैं गुड्स को बेचते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, गुड्स सोल्ड का एंट्री क्या होता है, फटाफट बताओ, सोच के बताओ। ठीक है सर, जब गुड्स बेच रहे होते हैं तो हम डेटर को डेबिट करते हैं, अगर नगद में रहता है तो कैश को डेबिट करते हैं, उधार रहता है तो उस पर्सन को यानी डेटर को हम डेबिट करते हैं। ठीक है, तो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो सर या तो कैश हो सकता है या फिर दूसरा क्या हो सकता है, डेटर हो सकता है, हम उसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। ठीक है, डेबिटर को डेबिट किए, और सर सेल्स का एंट्री होता है, सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू होता है तो सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं टू सेल्स अकाउंट। वेरी सिंपल। ठीक है, मान के चलते कि हम 200 रुपया का गुड्स हम बेच रहे हैं। ठीक है, 200 रुपया का, यहाँ पे 200 हटाओ, हमने कितना का बेचे, सेल्स में 200 का लिखे, बट इस पे सर जीएसटी भी चार्ज की जाती है। मान के चलो 5% जीएसटी की रेट है तो 10 रुपया जीएसटी होगा जो हम कस्टमर से लेंगे, उसे हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी अकाउंट। ठीक है, ये 10 रुपया जोड़ के कस्टमर हमें कितना देगा, 210 रुपया, या तो कैश दे देगा या उधार रहेगा तो डेटर को हम डेबिट कर देंगे। ये तो हम लोग सीख लिए थे सर लास्ट क्लास में। अभी आप नया क्या बात बता रहे हो, तो अभी हम रिवर्सल का केस बता रहे हैं। तो देखो, जब हम गुड्स बेच देते हैं उसके बाद अगर किसी कस्टमर को डैमेज गुड्स मिल गया या उसको पसंद नहीं आया तो फिर वो हमें वापस कर देता है, हमें क्या कर देता है, वापस कर देता है। यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल्स रिटर्न की, इसकी बात कर रहे हैं सेल्स रिटर्न की। तो अब मुझे फटाफट बताओ, सेल्स रिटर्न के टाइम में तुम क्या एंट्री करते हो। सर सेल्स रिटर्न के टाइम में क्या होता है, बिका हुआ गुड्स हमारे पास आता है, बिका हुआ गुड्स हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं, सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं सर, डेबिट करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट किया, कितने का गुड्स था सर, मान के चलते हैं कि हम 50% ही हमारा गुड्स वापस आ रहा है, यानी पूरा का पूरा नहीं रिटर्न हो रहा है, 50% रिटर्न हो रहा है। तो बताओ 200 का हमने बेचा था, आधा वापस आ रहा है, तो हमारे पास कितना का गुड्स आ रहा है सर, 100 रुपया का गुड्स आ रहा है। ठीक है, अब बताओ कि जब गुड्स आएगा तो साथ में जो ये आउटपुट जीएसटी तुमने जो कस्टमर से लिए थे उसको तो रिवर्स करना पड़ेगा ना जी, उसको वापस देना पड़ेगा ना। वो जो जीएसटी का तुमको पेमेंट किया था वो तब जब गुड्स वापस कर रहे हैं तो उसको साथ में जीएसटी का पेमेंट तुमको वापस करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, तो यहाँ पे जो आउटपुट जीएसटी तुमने जो क्रेडिट किया था ना उसको तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो तुमने जो क्रेडिट किया था रिवर्स कैसे करोगे, डेबिट करके करोगे। बिल्कुल सर, डेबिट करके करेंगे। तो यहां पे तुम क्या करने वाले हो, आउटपुट जीएसटी को डेबिट करने वाले हो। वहां पे जब बेच रहे थे तो तुमने क्रेडिट किया था, अभी तुम आउटपुट जीएसटी अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे। कितने से करोगे सर, 10 का 10 कर देते हैं। बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि तुम आधा ही गुड्स तुमको वापस आया है, तो 10 का आधा कितना होता है सर, 5 रुपया, तो हम 50% ही वापस करेंगे। अगर ये बोल देता है कि पूरा का पूरा रिटर्न है तो फिर 10 का 10 हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, अगर नगद में है तो कैश में क्रेडिट कर देता, नहीं तो अगर डेटर का है तो डेटर अकाउंट को हम तुम क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, डेटर अकाउंट को क्रेडिट करोगे। कितने से, 105 से।
ये क्लियर हो गया कि क्या कर रहे हैं। जैसे सर इनपुट जीएसटी का कर रहे थे वैसे ही आउटपुट जीएसटी का कर रहे थे। तो इनपुट जीएसटी खरीदते समय हम डेबिट कर रहे थे, रिवर्स करते समय क्रेडिट कर रहे थे। अभी आउटपुट जीएसटी का क्या हुआ था कि जब बेच रहे थे तो क्रेडिट करते थे, तो अभी वापस हमें रिवर्स करने की जरूरत पड़ी तो हम डेबिट कर दिए। तो लॉजिक तो सेम ही है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस किस परिस्थिति में ये आउटपुट जीएसटी को रिवर्स करना पड़ता है। कौन कौन सा केस होता है जहां पे आउटपुट जीएसटी हमें रिवर्स करने की जरूरत पड़ती है। केसेस व्हेन आउटपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड। केसेस व्हेन आउटपुट जीएसटी इज रिवर्स। आउटपुट जीएसटी कब रिवर्स करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए सर वेरी सिंपल, एक तो सेल्स रिटर्न आपने बता ही दिया, सेल्स रिटर्न। और दूसरा सर इसमें अगर कभी हम डिस्काउंट अलाउ करते, किसी को डिस्काउंट देते हैं या रिबेट देते हैं, तो उस केस में आउटपुट जीएसटी को रिवर्स करनी पड़ती है। डिस्काउंट अलाउड और या कभी रिबेट देते हैं, रिबेट अलाउ करते हैं, तो उसके केस में जीएसटी को क्या करनी पड़ती है, आउटपुट जीएसटी वापस करनी पड़ती है, यानी रिवर्स करनी पड़ती है। तो आई होप आपको दोनों पॉइंट अच्छे से कवर हो गया होगा। तो हमने दोनों बात कर लिए कि जब हम इनपुट जीएसटी को रिवर्स करते हैं तो क्या करते हैं, इनपुट जीएसटी को डेबिट करते हैं। इनपुट जीएसटी को क्रेडिट करते हैं क्योंकि इनपुट जीएसटी खरीदते समय हम डेबिट किए थे। तो जब भी इनपुट जीएसटी को रिवर्स करते हैं तो इनपुट जीएसटी को क्रेडिट करते हैं। उसके बाद हम बात की कि आउटपुट जीएसटी को, तो आउटपुट जीएसटी तो क्रेडिट हमारा होता है, तो जब हम रिवर्स करते हैं तो आउटपुट जीएसटी को क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो जस्ट वो लिख देंगे रिवर्सल ऑफ जीएसटी समझ में नहीं आया, तो हम उसके बारे में आप बता सकते हो कि कहां पे आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो जरूर कमेंट्स करना, और अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जीएसटी का वो है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज, ठीक है। अब देखो, ये जो आप लोग के लिए, आपको इस पे प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम नहीं आएंगे, इस पे जनरली जो आएंगे वो थ्योरेटिकल आ सकते हैं। बेसिकली इस पे आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो अच्छे से समझना, प्रैक्टिकल है और आपको मजा आएगा, ठीक है। चलो, रिवर्स चार्ज को समझने से पहले हम लोग जो देखो, ये उल्टा होता है रिवर्स चार्ज, इसका नाम ही आप रिवर्स। तो हमारे पास दो मैकेनिज्म होते हैं, एक तो होते हैं नॉर्मल मैकेनिज्म और एक होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। तो मैंने सबसे पहला बोला कि एक तो रिवर्स चार्ज होता है और एक होता है हम लोग जो नॉर्मल अपना काम करते हैं, जिस तरह से जीएसटी चार्ज करते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल मैकेनिज्म। इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल मैकेनिज्म। नॉर्मल मैकेनिज्म में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी तक क्या सीखे हैं, तो सर अभी तक हमने बात किए हैं कि देखो हमारा क्या होता है कि हमारा बिजनेस होता है जिसमें कि हम जब भी कस्टमर से, ध्यान से सुनना, हमारा बिजनेस में जब भी हम गुड्स को सोल्ड करते हैं या फिर कोई सर्विस देते हैं, तो हम क्या करते हैं, कस्टमर को मान के चलो ये हमारा कस्टमर है, ठीक है। ये कौन है सर, ये हमारा कस्टमर है। तो जब भी हम सेल करते हैं या कोई सर्विस देते हैं कस्टमर को, सेल करते हैं या सर्विस देते हैं कस्टमर को, तो क्या करता है, कस्टमर हमें एक्स्ट्रा पैसा दे देता है, यानी जितना सेल होता है और सर्विस होता है उसके अलावा एक्स्ट्रा पे करता है जीएसटी का। क्या करता है, पे, यहां पे हम जीएसटी चार्ज करते हैं, वो जीएसटी हमें पे करता है। और ये जीएसटी हम क्या करते हैं सर, हम ये जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं। किसको जमा कर देते हैं, गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं। तो ये जो पैसा होता है जीएसटी का, ये हम गवर्नमेंट को जमा करते हैं, ठीक है, डिपॉजिट कर देते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, कस्टमर से पैसा वसूल रहे हैं और गवर्नमेंट को जमा कर रहे हैं। तो बीच में आज ये मीडिएटर काम कर रहे हैं कि जब भी हम कोई धंधा करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि कस्टमर्स को जब भी सेल सर्विस करते हैं तो कस्टमर हमें जीएसटी पे करता है और हम जीएसटी गवर्नमेंट के खाते में जमा करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा नॉर्मल ऐसे ही चलता आ रहा है, ठीक है। अब आता है हम लोग का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये क्या होता है, अब देखो इस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट को जो गुड्स बेच रहा है ना, जो गुड्स बेच रहा है या सर्विस दे रहा है, उस पे भरोसा नहीं रखता है।
गवर्नमेंट को उस पर भरोसा नहीं रहता है, उससे ज्यादा भरोसा किस पे रहता है, जो सर्विस ले रहा है, जो गुड्स खरीद रहा है उस पर भरोसा रहता है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि कुछ केस ऐसा है जहां पे कि जो सेलर है वो जीएसटी नहीं जमा करेगा मेरे अकाउंट में, जो बायर है, बायर जो है वो सेलर को जीएसटी नहीं पे करके सीधे मेरे खाते में जमा कर देगा। यानी कुछ केसेज है जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि बेहतर है कि बायर ही हमारे खाते में जमा करे, ना कि जो नॉर्मल तरीका है जो कस्टमर से बिजनेस जीएसटी कलेक्ट किया और वो जाके गवर्नमेंट के खाते में जमा किया। गवर्नमेंट बोलता है ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कुछ सिचुएशन है जहां पे कि बायर ज्यादा सेफ है, मतलब गवर्नमेंट को लगता है कि सेलर, अगर सेलर के बदौलत भरोसे रह गए ना तो ऐसा हो सकता है कि हमारा जीएसटी खा लेगा, कस्टमर से तो वसूल लेगा और हमको जमा नहीं करेगा। तो बेहतर है कि जो कस्टमर जब जीएसटी पे कर रहा है सेलर को, वो सेलर को ना पे करके सीधे मेरे खाते में जमा कर दे। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो देखो आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं दिया गया, आपको बस समझना है ये कॉन्सेप्ट होता क्या है और कहां कहां पे एप्लीकेबल होता है, जिससे कि कभी कोई ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, चलो तो ये केस क्या होता है, सेम मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। नॉर्मली आपने क्या देखा कि सर बिजनेस होता है, जनरली बिजनेस जब गुड्स को बेचता है या कोई सर्विस देता है तो जीएसटी चार्ज करता है। बट रिवर्स चार्ज में क्या होगा कि बिजनेस जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, यानी ये सेल कर रहा है और सर्विस दे रहा है। ठीक है, सेल कर रहा है और सर्विस दे रहा है और ये हमारा कस्टमर है, ये हमारा क्या है, कस्टमर है। और यहां पे गवर्नमेंट बैठा हुआ है, यहां पे गवर्नमेंट बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि कस्टमर क्या कर रहा है, जो बिजनेस को जो पैसा दे रहा है वो सेल का पैसा दे रहा है। ठीक है, सेल और सर्विस का पेमेंट कर रहा है, सेल और सर्विस का पेमेंट कर रहा है। ठीक है, पे कर रहा है। बट ये जो जीएसटी का पैसा होता है ना वो सीधे सीधे गवर्नमेंट के खाते में जमा कर रहा है। वो जो जीएसटी पे कर रहा है सीधे गवर्नमेंट को पे कर रहा है, ना कि बिजनेस को पे कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, चलो इसके लिए हम लोग 2-4 लाइन इस पे लिख लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है। ठीक है, चलो तो हम लोग बोलेंगे इन रिवर्स चार्ज, इन रिवर्स चार्ज जीएसटी इज नॉट चार्ज बाय द सेलर। यहां पे जीएसटी सेलर चार्ज नहीं करती है। इन रिवर्स चार्ज जीएसटी इज नॉट चार्ज बाय द सेलर। ठीक है, बट इट इज पेड बाय द बायर, बट इट इज पेड बाय द बायर। यहां पे क्या कौन पे कर रहा है, सर बायर पे कर रहा है। ठीक है, वो भी किसके खाते में, सीधे गवर्नमेंट के खाते में, इन द गवर्नमेंट अकाउंट, इन द गवर्नमेंट अकाउंट। क्लियर हो गया पॉइंट कि यहां पे क्या हो रहा है, रिवर्स चार्ज में जीएसटी किसके द्वारा चार्ज नहीं हो रहा है, सेलर के द्वारा, बल्कि क्या हो रहा है कि सीधे पेड किया जा रहा है किसके द्वारा, बायर के द्वारा पे किया जा रहा है सीधे गवर्नमेंट के खाते में। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिवर्स चार्ज कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अब हम लोग इसमें हम लोग देखते हैं कि रिवर्स चार्ज कहां कहां एप्लीकेबल है। हर केस में तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। नॉर्मल जो हम सेल सर्विस देते हैं उस पे तो नॉर्मल मैकेनिज्म लगाते हैं कि कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट में जमा करते हैं। ठीक है, बट कुछ केसेज है जहां पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबिलिटी है, तो हमको देखना है कि कहां कहां एप्लीकेबिलिटी है रिवर्स चार्ज का। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिवर्स चार्ज, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिवर्स चार्ज, कहां कहां रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी कोई गुड्स और सर्विस, परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस, अगर गुड्स खरीद रहे हैं या कोई सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, किससे, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर, कोई अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उससे हम गुड्स और सर्विस खरीदते हैं। ध्यान से सुनो, ये अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर कौन होता है, वो व्यक्ति या वो फर्म या वो बिजनेस जिसने अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखी है।
ठीक है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसने नहीं किया है और आप उससे खरीद रहे हो गुड्स और सर्विस और वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल है, तो सीधी सी बात है आप रजिस्टर्ड पर्सन है और आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स और सर्विस खरीद रहे हो, तो गवर्नमेंट को क्या लगता है कि ये बंदा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तुम इससे गुड्स खरीद रहे हो, तो ये क्या गारंटी का ये पैसा हमको देगा? तुम जीएसटी मान के चलो उसको पे कर दिया, वो अपने पॉकेट में रख लेगा। तो इसीलिए जब भी तुम किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स खरीदोगे या कोई सर्विस लोगे, तो सीधे मेरे खाते में तुम्हें जमा करना होगा। इससे क्या हो रहा है, इससे ध्यान से अगर समझोगे तो पता चल रहा है कि गवर्नमेंट इनडायरेक्टली ये बोल रही है कि हर व्यक्ति जो बिजनेस करना चाहता है ना, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेगा तो क्या होगा, बायर को दिक्कत होगा। बायर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स और सर्विस खरीदेगा तो उसको सीधे गवर्नमेंट के खाते में पैसा जमा करना होगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो वो दिक्कत है बिजनेस में। इसीलिए हर एक बिजनेसमैन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो ये तो समझ में आ गया कि गवर्नमेंट को किस पे भरोसा नहीं था, अनरजिस्टर्ड पर्सन पे भरोसा नहीं था, इसीलिए गवर्नमेंट बोला कि जो तुम खरीद रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तुम ही जो है जीएसटी जमा करोगे। ठीक है। दूसरा, पेमेंट ऑफ फीस टू लॉयर्स। अब देखो, लॉयर्स को तो गवर्नमेंट भी जानता है कि अगर लॉयर्स के भरोसे रह गए तो वो जीएसटी नहीं देने वाला है, वो कुछ ना कुछ करके हमारा जीएसटी इधर उधर कर देगा। इससे अच्छा जब तुम लॉयर को पेमेंट करोगे तो तुमको जीएसटी जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो, तो लॉयर को जब भी कोई फीस पेमेंट करोगे तो उसमें अगर जीएसटी एप्लीकेबल है तो फिर वो जीएसटी का पैसा तुम्हें जमा करना पड़ेगा, ना कि लॉयर जमा करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, पेमेंट ऑफ यूज ऑफ कॉपीराइट। अब ये सब कॉपीराइट क्या होता है आप तो जानते होंगे कि अगर कोई भी एसेट है, जैसे कोई बुक है, उसका कॉपीराइट पहले से कराया हुआ है, ठीक है, और उसकी पेमेंट कर रहे हो, तो उस केस में आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई पैसा पेमेंट करते हो आउटसाइड ऑफ इंडिया, पेमेंट करते हो कोई सा भी फीस आउटसाइड इंडिया, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, तो फिर आपको जीएसटी जमा करनी पड़ेगी। जो पेमेंट कर रहे हैं उसको जीएसटी जमा करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? अब देखो, गवर्नमेंट का कंट्रोल इंडिया के बाहर के लोगों से तो हो नहीं सकता है। इंडियन गवर्नमेंट तो बाहर के लोगों को कंट्रोल नहीं करेगा, तो वो तुम्ही को बोलेगा कि भाई तुम अगर किसी से सर्विस ले रहे हो, ठीक है, या किसी से गुड्स खरीद रहे हो और अगर उसमें जीएसटी एप्लीकेबल है तो तुम पे करो, ना कि बाहर वाला बंदा पे करेगा, तो तुम्हें जीएसटी की पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो, तो ये 4 पॉइंट है। एक तो है कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स और सर्विस खरीद रहे हैं, ठीक है, और दूसरा लॉयर को फीस पेमेंट कर रहे हैं या फिर कॉपीराइट के लिए पेमेंट कर रहे हैं, और चौथा है इंडिया से बाहर कोई फीस पेमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। रिवर्स चार्ज का मतलब हुआ बायर या जो सर्विस ले रहा है, ठीक है, जो सर्विस रिसीवर है, वो जीएसटी की पेमेंट करेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जिसका नाम है इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैंने क्या बोला? इनएलिजिबल, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये तो आप जानते हो इनपुट टैक्स क्या होता है। हाँ सर, जब हम गुड्स खरीद रहे होते हैं या कोई सर्विस ले रहे होते हैं तो उस टाइम में जो टैक्स की पेमेंट होती है, जो जीएसटी पेड होती है, उसे इनपुट टैक्स बोला जाता है। हमने क्या बोले थे कि सर इनपुट टैक्स जो होता है वो एसेट होता है, और इनपुट टैक्स एसेट होता है, क्यों होता है? क्योंकि फ्यूचर में उसका जो है सेट ऑफ हो जाता है आउटपुट जीएसटी से, ठीक है। तो क्या होता है, आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ हो जाता है, यानी उतना कम जीएसटी पेमेंट करना पड़ता है। यानी जो आप इनपुट टैक्स पे किए हो, यानी जीएसटी की जो आपने पेमेंट कर रखी है ना परचेज के टाइम में या कोई सर्विस लेते टाइम में, जो आपने जीएसटी की पेमेंट कर रखी है, उसका आपको बेनिफिट मिल जाता है आउटपुट जीएसटी का सेटलमेंट के साथ, और उतना कम अमाउंट आपको जीएसटी पे करनी पड़ती है, यानी वो आपको क्रेडिट मिलता है, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, वो जनरली आपको
मिलता है। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे गवर्नमेंट बैन कर रखी है ये क्रेडिट, यानी जब तुम खरीद रहे हो कोई भी गुड्स, ठीक है, या कोई सर्विस ले रहे हो, तो कुछ केसेस ऐसे हैं वहां पे तुमको उस जीएसटी पेमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी तुमको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसको हम लोग बोलते हैं इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला उसको मैं लिखा देता हूं कि कुछ केसेज है, इन सम केसेज जीएसटी पेड इज नॉट अलाउड, जीएसटी पेड इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ, यानी यहां पे सेट ऑफ नहीं अलाउ करता है, नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ किसके अगेंस्ट में, सेट ऑफ किसके अगेंस्ट में होता है सर, आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट में होता है, नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, यानी आपको आउटपुट जीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं करने देगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि कुछ केसेज हैं जहां पे आप जो जीएसटी पे किए, जिसको इनपुट जीएसटी आप बोलते थे, ठीक है, वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, सेट ऑफ नहीं होने देगा, यानी आपको बेनिफिट नहीं मिलने दिया जाएगा आउटपुट जीएसटी के साथ। तो उस केस में क्या होगा आप बताओ, जब आप जीएसटी पे करते थे तो आप एसेट मानते थे, क्यों मानते थे, क्योंकि वो पैसा रिकवर हो जाएगा, आपको पैसा जो आपने पेमेंट की वो रिफंड हो जाएगा, इसीलिए आपके लिए एसेट था। तो अब वो जो जीएसटी पेमेंट आपने कर रखा है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो फटाफट बताओ वो एसेट हुआ, नहीं सर वो एसेट नहीं हुआ। तो अब बताओ अगर वो एसेट नहीं है तो क्या होगा सर, अगर एसेट नहीं है तो वो खर्चा होगा, क्योंकि हम जो पेमेंट किए हैं अगर वो एसेट का पार्ट नहीं है तो वो क्या मानेंगे, उसको खर्चा मानेंगे। तो क्या बोलेंगे कि इट विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्सपेंसेज, उसे क्या मान लिया जाएगा, खर्चा, एंड नॉट एन एसेट, उसे एसेट नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, खर्चा मानेंगे। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता है उसे इनएलिजिबल इनपुट टैक्स बोलते हैं, और उसका बेनिफिट नहीं मिलता है तो वो हमारे लिए खर्चा होता है, उसे हम एसेट नहीं मानते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कि किस किस केस में, मतलब हमें कौन से एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट में कवर होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स आप देखो कौन कौन से हैं जहां पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहला पॉइंट, फूड एंड बेवरेज एक्सपेंसेस, फूड एंड बेवरेज एक्सपेंसेस। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट भी चालाक है और बिजनेस में जो बंदे हैं, बिजनेसमैन है, वो लोग भी बहुत चालाक हैं। तो क्या हुआ कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट जब आया तो उसमें यह ध्यान रखा गया कि देखो फूड के नाम पे ये हम एम्प्लॉय को बहुत सारे फूड मतलब पार्टी दे रहे हैं, बेवरेज का मतलब क्या होता है, ड्रिंक्स वगैरह, फूड आप रेस्टोरेंट में जाके पार्टी दे रहे हैं, तो उस पर बहुत सारे जीएसटी बन सकते थे। वो जीएसटी का बेनिफिट क्लेम करने के लिए बहुत सारे फेक बिल बना लिए जाते थे, ठीक है, और उसका क्लेम कर लिया जाता था प्रीवियस जमाने में। ठीक है, तो जब जीएसटी लाया गया तो इस बात को ध्यान में रखा गया कि हम कभी भी फूड और बेवरेज एक्सपेंसेस का बेनिफिट हम नहीं देंगे, फूड एंड बेवरेज एक्सपेंसेस का बेनिफिट नहीं देंगे, यानी इस पे जो जीएसटी होगी उसको एसेट नहीं मानना होगा, आप उस पे क्लेम नहीं ले सकते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हो। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो क्या हो सकता है सर, इसका हो सकता है जैसे रेस्टोरेंट का बिल है, रेस्टोरेंट बिल्स, ठीक है, कोई रिफ्रेशमेंट का खर्चा है, तो वो सब जो है उस पे जो जीएसटी पेमेंट करते हो वो अलग से आपको इनपुट जीएसटी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वो एसेट नहीं है, वो खर्चा में ही इंक्लूड हो जाएगा, यानी फूड के एक्सपेंसेस में ही उसको आपको इंक्लूड करना होगा। ठीक है, चलो अगर दूसरा पॉइंट की बात करें तो क्या हो सकता है, मेंबरशिप फी, किस चीज की मेंबरशिप फी, ठीक है, एक तो हो गया क्लब का, क्लब जानते हो, ठीक है, हेल्थ क्लब,
हेल्थ का अगर हमने कोई मेंबरशिप फी करा, मेंबरशिप लेके रखे हैं, या कोई फिटनेस सेंटर, योगा सेंटर, इस सब का अगर हम कोई मेंबरशिप लेके रखे हैं तो उस पर जो जीएसटी लगा वो उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, मेंबरशिप फी पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आप लोग तो जानते होंगे कि क्लब का मेंबरशिप ले लिया जाता है कि पूरे मंथ जो है हमारे एम्प्लॉय पार्टी करेंगे। ठीक है, हेल्थ का मेंबरशिप ही ले लिया जाता है कि जो भी हेल्थ से रिलेटेड इशू होगा तो एक साथ ही मेंबरशिप ले लिया जाता है। उसी तरह से फिटनेस सेंटर, योगा, जिम, इन सब का ले लिया जाता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट के द्वारा। बट गवर्नमेंट भी चालाक है, बोल रहे कि इस पे जो जीएसटी की जो तुम पेमेंट कर रहे हो उसका तुम बेनिफिट नहीं ले सकते हो। ठीक है, उसी तरह से बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी पे करते हो तो उसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा रिपेयर करते हो बिल्डिंग का, रिपेयर्स कराते हो बिल्डिंग का, तो उस पे भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, गिफ्ट दे रहे हो अपने स्टाफ को। ठीक है, ऐसा ऐसा पॉइंट लाया गया है, ध्यान रखा है गवर्नमेंट की, इसमें क्या हो सकता है, बेईमानी हो सकता है, यानी फेक बिल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जहां गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे लूप हॉल क्रिएट किया जा सकते हैं तो वहां पे बोले चलो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट हम देंगे ही नहीं। ठीक है, तो आप अगर स्टाफ को कोई गिफ्ट दे रहे हो तो उस पे जो जीएसटी होता है उस पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप दान वगैरह दे रहे हो तो उस पे जो जीएसटी पेमेंट कर रहे हो उस पे क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। आप अपना घर लेके जा रहे हो, ड्रॉइंग्स कर रहे हो, ठीक है, तो आपको उस पे नहीं मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, आप कोई व्हीकल खरीद रहे हो, कोई मोटर कार वगैरह खरीद रहे हो तो उस पर व्हीकल, उस पे आपको नहीं मिलेगा परचेज ऑफ व्हीकल। ठीक है, इन सब केस में क्या होगा, इनपुट टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा का मतलब आपको खर्चा ट्रीट करना होगा, आपको जीएसटी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल देख लो तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, हमने अपना एक बिल्डिंग रिपेयर कराया बिल्डिंग। ठीक है, तो उसका खर्चा लगा 1 लाख रुपया, बिल्डिंग का खर्चा आया, रिपेयर कराने का खर्चा आया 1 लाख रुपया। बट जो कॉन्ट्रैक्टर है वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो जीएसटी भी मांगा कि तुमको जीएसटी लगेगा इस पे 6%। ठीक है, तो 6% कितना हो जाएगा सर, 6000 हो जाएगा। यानी टोटल का जो वो बिल दिया, रिपेयर का बिल जो दिया वो कितने का दिया, 1,06,000 का। अब जनरली हम लोग क्या सीखे थे सर, जनरली हम लोग सीखे थे कि जैसे रिपेयर का खर्चा है तो रिपेयर अकाउंट डेबिट हो जाता 1 लाख, और ये जीएसटी जो था उसको हम इनपुट जीएसटी डेबिट कर देते और पेमेंट करना था या उधारी था तो वेंडर का नाम लिख देते, ऐसे करते रिपेयर अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। बट यहाँ पे इनपुट जीएसटी तो हम डेबिट नहीं करते ना सर, नहीं कर सकते ना सर, क्योंकि रिपेयर ऑफ बिल्डिंग तो इनपुट टैक्स का बेनिफिट नहीं लेने देगा, क्योंकि रिपेयर टू बिल्डिंग जो है वो इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर आता है। तो यानी इसको हम एसेट नहीं मानेंगे क्योंकि ये पैसा हमें वापस नहीं आने वाला, इसकी रिकवरी हमें आउटपुट जीएसटी के साथ नहीं होने वाली। तो इसको क्या मानेंगे सर, इसको खर्चा मानेंगे। तो खर्चा मान लेंगे तो बहुत सिंपल है, इसको रिपेयर जो बिल्डिंग का करा रहे हो उसी में जोड़ दो। तो क्या एंट्री करोगे फटाफट बताओ सर, एंट्री करेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने का, 1,06,000 का। कैश में किए हैं, पेमेंट बैंक में किए हैं, जो भी किए हैं वो कैश बैंक हो जाएगा, या पार्टी का नाम है तो पार्टी का नाम हो जाएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देख लो आप लोग फटाफट। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। चलो अब यहां पे क्या हो रहा है एग्जांपल नंबर 2 में कि हम रेस्टोरेंट गए अपने एम्प्लॉय लोगों के साथ, रेस्टोरेंट गए, ठीक है, और वहां पे बहुत सारे रेस्टोरेंट में हमने फूड एंड बेवरेज लिए, तो फूड का एक्सपेंसेस हुआ हमारा मान के चलो 5,000 रुपया। कितने हुए फूड एक्सपेंसेस हुए 5,000 रुपया। अब जब भी कभी आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो फूड के साथ क्या करता है, जीएसटी भी देता है, जीएसटी जोड़ देता है। ठीक है, मान के चलो जीएसटी 12% था तो 5,000 पे 12% कितना होगा सर, 600 बनेगा। तो टोटल जो आपका बिल आया, ठीक है, आपके पास जो बिल आया, आपके पास कितना आया, 5,600 रुपया का बिल आया। ठीक है, 5,600 का बिल आया। तो आपने क्या किया, आपने पेमेंट कर दिया और अपने मुंशी जी यानी अपने अकाउंटेंट को बोला कि ये 600 रुपया का क्या करना, 600 रुपया जीएसटी लगा है तो इसका क्लेम ले लेना, इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम ले लेना, हमारा खर्चा 5,000 ही होगा।
तो फिर मुंशी जी तो थोड़ा पढ़े लिखे थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट निकले। वो बोले कि सर ऐसा नहीं कर सकते, फूड एक्सपेंसेस जो रेस्टोरेंट वगैरह का खर्चा होता है उस पे गवर्नमेंट जीएसटी जो आप पे करते हो उसका बेनिफिट नहीं देती है। यानी ये जो आपने 600 रुपया पेमेंट किया ना सर, इसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, यानी ये आपका एसेट नहीं है सर, इसका रिफंड नहीं मिलने वाला, इसको आपको खर्चा ही मानना पड़ेगा। इसको क्या मानना पड़ेगा? खर्चा मानना पड़ेगा, क्योंकि ये इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट के डिफिनेशन में आता है। ठीक है, तो बोला ठीक है भाई कर दो एंट्री। क्या एंट्री करोगे फटाफट बताओ। तो सर हम उस फूड एक्सपेंसेस 5600 मानेंगे। फूड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 5600। फूड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5600। ठीक है, और टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक, जो भी आप कैश में पेमेंट किए हो बैंक में पेमेंट किए हो उतना से कर दोगे। तो हमने क्या सीखा इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट में कि हम इनपुट जीएसटी को डेबिट नहीं करते हैं। जनरली जो भी खरीदते हैं बेचते हैं तो उस टाइम में इनपुट जीएसटी डेबिट करते थे, बट यहां पे डेबिट नहीं करते, उसे खर्चा का पार्ट मान लेते हैं। उसे क्या मान लेते हैं? एक्सपेंसेस का पार्ट मान लेते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। चलो बच्चों, तो अब हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी। एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी यानी यहां पे जीएसटी नहीं चार्ज किया जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कि कौन कौन सा केस है जहां पे जीएसटी नहीं चार्ज किया जाता है। केसेस वेयर जीएसटी इज नॉट लेविड। लेविड का मतलब क्या होता है? चार्ज करना। यानी कौन कौन सा केस है? कुछ केसेज हैं जहां पे जीएसटी क्या होता है? चार्ज नहीं किया जाता है। अब देखो इस पे भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं आपके आएंगे, ये आपके लिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आप बस सीख लो। इस पे कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बट आपको सीखने के लिए अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके कुछ केसेज हैं उसको हम आपको बता देते हैं कि कहां कहां पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, पहला केस है सैलरी एंड वेजेज। सैलरी एंड वेजेज। अब देखो जब हम अपने स्टाफ को सैलरी की पेमेंट करते हैं और वेजेस की पेमेंट करते हैं वहां पे जीएसटी नहीं लगाया जाता है। वहां पे जीएसटी नहीं लगाया जाता। इसके पीछे बैकग्राउंड है, आपको उतना समझने की जरूरत नहीं है, बट हिंट में आपको समझाता हूं। देखो एम्प्लॉय भी बिजनेस के लिए काम करता है। ठीक है, और बिजनेस में जो हम अपने स्टाफ को पेमेंट करते हैं अल्टीमेटली वो सैलरी जो हम दे रहे हैं। ठीक है, अब वो बंदा उस सैलरी पे तो वैसे भी इनकम टैक्स पे कर ही रहा है, तो अलग से जीएसटी पे करने की चार्ज करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा एजुकेशनल सर्विस। एजुकेशनल सर्विस जैसे आप स्कूल फीस पे करते हो। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल बोले तो स्कूल फीस। ठीक है, अब एजुकेशनल सर्विस, अब इसमें भी ध्यान रखना जो बेसिक एजुकेशनल सर्विस है वहां पे जीएसटी नहीं लगाया जाता है। बट बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जैसे आप आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हो, सीए इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हो, यानी प्राइवेट कोचिंग वगैरह लेते हो, तो वहां पे आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एजुकेशनल सर्विस जो बेसिक एजुकेशन है 1 से लेकर 12 तक, इसमें जो स्कूल फीस सबका पेमेंट करते हो वहां पे जीएसटी नहीं लगाई जाती, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानता है कि अगर इस पे जीएसटी लगा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली जो आम जनता है, ठीक है, उसको दिक्कत होगा, बहुत सारी समस्या झेलनी होगी। इसीलिए एजुकेशनल सर्विस को जीएसटी से बाहर रखा गया है। ठीक है, यहां पे जीएसटी नहीं लगाया जाता है। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, अब देखो इस पे जीएसटी क्यों नहीं चार्ज करते, जरा आप ही बताओ। तो सर इलेक्ट्रिसिटी, पानी और बिजली, ये तो सर सबको चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। अब देखो जो टैक्स जो होता है ना, ठीक है, वो जनरली अमीर लोगों से ज्यादा चार्ज किया जाता है। ये बेसिक सुविधा है, इस पे अगर जीएसटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिक सुविधा महंगा हो जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी वाटर पे जीएसटी नहीं लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस यानी आप जो लोन वगैरह लेते हो उस पे जो इंटरेस्ट पे करते हो, तो इस पे भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आता है हेल्थ सर्विस। हेल्थ सर्विस, अब हेल्थ सर्विस में भी बहुत सारे सर्विस होते हैं। तो बेसिकली आपको कंसल्टेंसी सर्विस जो होता है ना, कंसल्टिंग सर्विस जो होता है उस पे जीएसटी नहीं लगाया जाता। बाकी सब जो हेल्थ सर्विस है उस पे जीएसटी चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है जो स्टाफ क्लेम कर रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्लेम्ड बाय स्टाफ। ठीक है, क्लेम्ड बाय स्टाफ, तो इस पे जीएसटी
नहीं पे की जाती है, ठीक है। उसके अलावा सर्विस अगर आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, सर्विस प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट, सर्विस प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट बोलती है हमको सर्विस दे लो और हम ही से जीएसटी चार्ज करोगे, भाई अल्टीमेटली पैसा तो हम ही को आना है, तो हमसे क्यों जीएसटी चार्ज करोगे। इसीलिए अगर सर्विस कोई गवर्नमेंट को देते तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है। तो वो कुछ पॉइंट थी, जैसे स्टाफ को सैलरी देते हैं, मजदूरी देते हैं, ठीक है। एजुकेशन का जो सर्विस होता है स्कूल से, स्कूल और कॉलेज से रिलेटेड, तो उस पर नहीं ली जाती है। बिजली बिल, वाटर, कोई इंटरेस्ट का खर्चा है, हेल्थ सर्विस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जब स्टाफ क्लेम करता है और गवर्नमेंट को जब सर्विस देते तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं की जाती। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्या इसको, इस लिस्ट को याद करने की जरूरत है। बिल्कुल भी याद करने की जरूरत है, आपको समझाना था मैंने समझा दिया, बट ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में जनरली नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे भी तो आपको एमसीक्यू रिलेटेड होगा, इसको एग्जाम तक आते आते मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 10, और आज का भी लास्ट है और जीएसटी का भी ये सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग की जीएसटी की कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसे आप अच्छे से समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम सेट ऑफ करते हैं इनपुट जीएसटी का, सेट ऑफ इनपुट जीएसटी विथ आउटपुट जीएसटी, सेट ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, ठीक है। यानी आप क्या कर रहे हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज कर रहे हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अब देखो हमने बोला था कि जो जीएसटी जो आप पे करते हो उसका बेनिफिट मिलता है आउटपुट जीएसटी के साथ आप एडजस्ट करते हो, बट उसके भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है। वो रूल्स आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला था कि जीएसटी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड यानी आईजीएसटी। दूसरा होता है सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और तीसरा होता है एसजीएसटी जो स्टेट, तीसरा होता है एसजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था, ध्यान से आप लोग ध्यान दिया होगा, तो बोला था कि सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, वो पैसा कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाता, ठीक है। और एसजीएसटी जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा होता है, वो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जाता। तो ये हमने सीखा था। और हमने बात की थी कि आईजीएसटी का पैसा जो होता है वो दोनों का होता है, एक्चुअली सेंट्रल का भी होता है और स्टेट का भी होता है, बट पैसा ये रखता है किसके पास, सेंट्रल के पास। वो जो है वो दोनों को बांट देते हैं, सेंट्रल को भी बांट देते हैं और स्टेट को भी बांट देते हैं। तो ये हमने बात की थी, ये इनपुट भी होता है, आउटपुट जीएसटी भी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। यहां पे जो यूटिलाइजेशन सीखेंगे वो एक एक करके बात करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से सुनोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट आईजीएसटी की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, इनपुट आईजीएसटी की। ध्यान से सुनना, इनपुट आईजीएसटी की, ठीक है। अब ये जो इनपुट आईजीएसटी है हमारे पास, इसको हम सबसे पहले किसके साथ सेटअप करेंगे, जरा आप ही बताओ। इनपुट आईजीएसटी को किसके साथ हम बात कर रहे हैं और कौन से आउटपुट जीएसटी के साथ सेटअप करेंगे। तो देखो इनपुट आईजीएसटी को हम सबसे पहले जो एडवांटेज देंगे वो देंगे आउटपुट आईजीएसटी, क्योंकि ये आईजीएसटी है तो उसको हम आईजीएसटी के साथ ही सेटअप करेंगे। यानी इनपुट आईजीएसटी को सेटअप करेंगे आउटपुट आईजीएसटी के साथ, आउटपुट आईजीएसटी के साथ। ये क्या रहेगा, ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। प्रेफरेंस मतलब सबसे पहले हम आउटपुट आईजीएसटी के साथ ही सेटअप करेंगे, ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, ठीक है। सर अगर इनपुट आईजीएसटी जब हम आउटपुट आईजीएसटी के साथ सेटअप कर लिए फिर भी अगर बच गया तो फिर हम क्या करेंगे, आउटपुट, ध्यान से सुनना, आउटपुट सीजीएसटी और फिर आता है आउटपुट एसजीएसटी, इन दोनों के साथ सेटअप कर लेंगे। अब यहां पे कोई रूल नहीं है, आप किसी के साथ भी कर लो, दोनों के साथ सेटअप कर लो। तो ये हमारा जो है इन दोनों के लिए, इसको बोलेंगे ये सेकंड प्रेफरेंस है हमारा। ध्यान से सुनना, सेकंड प्रेफरेंस है,
मैंने क्या बोला कि हमारे पास जब भी इनपुट आईजीएसटी होता है, हमारे पास जब भी इनपुट आईजीएसटी रहता है तो सबसे पहले हम उसके साथ किसके साथ सेटअप करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी के साथ सेटअप करेंगे। और फिर भी अगर पैसा बचा है तो फिर आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी का साथ सेटअप करेंगे। अब यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि पहले किसके साथ करें, दोनों के साथ कर सकते हैं, आप किसी भी रेशियो में कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बट आपके पास अगर बचा है तो आप दोनों के साथ सेटअप कर दो, इसके लिए कोई रूल नहीं है, ठीक है। अब बस ध्यान देने वाली क्या बात है वो आपको ध्यान यहां पे मैं नोट करा देता हूं कि इनपुट आईजीएसटी, ध्यान से सुनना, इनपुट आईजीएसटी ऐसा है कि आप आगे इनपुट, जैसे हमने बोला कि इनपुट में 3 होता है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो आपको सबसे पहले जो खत्म करना है ना वो इनपुट आईजीएसटी को खत्म करना है। ऐसा नहीं कि इनपुट आईजीएसटी आपके पास है ही, आपने सीजीएसटी को यूज कर लिया। अभी जो रिसेंट जो अमेंडमेंट आया है वो ये बोला है कि आपको इनपुट आईजीएसटी पहले यूज कर लो, पहले इनपुट आईजीएसटी यूज कर लो। कैसे यूज करोगे वो हमने बता दिया कि पहले आउटपुट आईजीएसटी के साथ, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी के आउटपुट के साथ यूज कर लो। ये खत्म हो जाना चाहिए तभी तुम इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को तुम टच करोगे। जब तक ये रहता है पहले इसको सेटअप करो, उसके बाद इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी को यूज करना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसको लिखा देता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लो। मैं क्या बोल रहा हूं, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी जब कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है, इनपुट आईजीएसटी जब कंप्लीटली एग्जॉस्ट, कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, खत्म, पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद ही, उसके बाद ही हम, उसके बाद ही हम इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी को यूज करेंगे, एंड इनपुट एसजीएसटी को यूज करेंगे, ठीक है। ये रिसेंट अमेंडमेंट है तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनना, कि इनपुट आईजीएसटी पहले यूज कर लो, यूटिलाइज कर लो, उसके बाद तुम इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को टच करोगे, ठीक है। चलो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। आपके लिए ये रूल किसका है, इनपुट आईजीएसटी के लिए ये रूल है, ठीक है। तो इसको मैंने एक बक्से में बंद कर दिया, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं इनपुट सीजीएसटी का। हमने इनपुट आईजीएसटी की बात कर ली, अब हम लोग बात कर रहे हैं इनपुट सीजीएसटी का। तो वेरी सिंपल, जिस तरह से इनपुट आईजीएसटी को फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिए थे, आउटपुट आईजीएसटी को, उसी तरह से इनपुट सीजीएसटी का जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा वो रहेगा आउटपुट सीजीएसटी। क्या रहेगा, आउटपुट सीजीएसटी, ये रहेगा फर्स्ट प्रेफरेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट, यानी पहले हम इस प्रेफरेंस का मतलब पहले हम इसके साथ सेटअप करेंगे, उसके बाद बचेगा तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये होता है फर्स्ट प्रेफरेंस, इनपुट सीजीएसटी को हम आउटपुट सीजीएसटी के साथ, फिर भी अगर बच गया तो हम किसके साथ करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी के साथ, आउटपुट आईजीएसटी के साथ करेंगे, ठीक है। ये होता है, इसको बोलते हैं सेकंड प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, ठीक है। चलो अब आपके मन में तीसरा है क्या, आउटपुट, तीसरा क्या है, आउटपुट सीजीएसटी। अब देखो आउटपुट सीजीएसटी के साथ कभी भी ध्यान, सॉरी मैंने गलत यहां पे लिखा दिया, आउटपुट सीजीएसटी नहीं होगा, क्या होगा, आउटपुट एसजीएसटी होगा, ठीक है। अब जरा सोचो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो कभी भी ये इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी कभी भी आउटपुट एसजीएसटी के साथ सेटअप नहीं होगा, परमिट नहीं है, नॉट परमिटेड, ठीक है। हम आपको यहां पे लिखा सकते हैं नॉट परमिटेड, नॉट परमिटेड, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि आप इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी के साथ सेटअप कर लो, ठीक है। और फिर अगर बच जाता है तो फिर आउटपुट आईजीएसटी के साथ सेटअप कर लो, क्योंकि आईजीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है। बट कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का इनपुट वाला पैसा ना कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के आउटपुट से कभी तुम एडजस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलो मैं इसको भी ब्रैकेट में डाल देता हूं आपके लिए, ठीक है। चलो
ये रूल आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड रूल की। थर्ड रूल क्या होगा सर? हमने इनपुट आईजीएसटी की बात कर ली, इनपुट सीजीएसटी की बात कर ली, अब क्या करने वाले हैं सर? अब हम लोग बात करने वाले हैं इनपुट एसजीएसटी की, यानी स्टेट गवर्नमेंट का पैसा। तो सर इसका भी रूल तो वैसे भी आप हमको समझ में आ जाएगा सर। इनपुट स्टेट गवर्नमेंट का पैसा है तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट को दे दो, यानी आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। उसके बाद अगर बचता है तो आउटपुट आईजीएसटी को दे दो, आउटपुट आईजीएसटी को दे दो। और ये कभी भी, और बताओ आपने, ये स्टेट गवर्नमेंट का पैसा है तो कभी भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पैसा कभी भी नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारा इनपुट एसजीएसटी का यूटिलाइजेशन का आउटपुट एसजीएसटी के साथ होगा, ये फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, यानी सबसे पहले हम एसजीएसटी के साथ करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये सेकंड प्रेफरेंस होगा, सेकंड प्रेफरेंस होगा। और ये आउटपुट सीजीएसटी के साथ तो हम कर ही नहीं सकते, परमिट ही नहीं है, ठीक है। चलो तो इसको भी हम एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो हमने 3 रूल की बात की कि तीनों रूल हम लोग को दिमाग में रखने हैं। कौन कौन सा रूल है? तो सर इनपुट आईजीएसटी का आउटपुट आईजीएसटी के साथ सेटअप होगा, उसके बाद अगर बचेगा तो दोनों, ये इनपुट आईजीएसटी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों के साथ सेटअप कर लो। बस एक चीज ध्यान रखना है कि इनपुट आईजीएसटी पहले खत्म कर लो, उसके बाद ही सीजीएसटी और एसजीएसटी के इनपुट को छूना। लेकिन सीजीएसटी का इनपुट जब यूज करोगे तो पहले सीजीएसटी का सीजीएसटी के आउटपुट के साथ यूज करो, उसके बाद बचता है तो आउटपुट आईजीएसटी के साथ यूज करो। कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का इनपुट जीएसटी कभी भी आउटपुट स्टेट गवर्नमेंट के साथ नहीं कर सकते, उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के आउटपुट के साथ नहीं कर सकते हो। तो ये पॉइंट आप चाहो तो समरी में लिख लो। यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि इनपुट जीएसटी, ध्यान से सुनना, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी के साथ, बताओ एडजस्ट कर पाओगे, सेट ऑफ कर पाओगे? नहीं, एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी के साथ, सीजीएसटी के साथ क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी दोनों का सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकता है और स्टेट गवर्नमेंट का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले सकता है। तो आपको ये सारे पॉइंट आपको थोड़ा सा दिमाग में रखने हैं। थोड़ा सा ये टेक्निकल है, बाकी से ये थोड़ा इवन की सीए के स्टूडेंट भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको माइंड पे लोड नहीं लेना है। मैंने सिखा दिया, मैंने जीएसटी का सारा कॉन्सेप्ट सिखा दिया। एज अ अकाउंटेंट, एज अ जूनियर अकाउंटेंट आपको जीएसटी अकाउंटिंग सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। चलो बच्चों, तो हम लोग आज के क्लास में क्या सीखे? हम लोगों ने सीखा, सबसे पहले सीखा कि कैसे जीएसटी को रिवर्स किया जाता है, यानी परचेज रिटर्न के टाइम में, सेल्स रिटर्न के टाइम में, ठीक है। और भी बहुत सारे केसेस थे। उसके बाद हम लोग बात किए कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, यानी कि वहां पे क्या होता है कि बायर जीएसटी को सीधे गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करता है। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि कहां कहां पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, ठीक है, और कौन कौन से इनएलिजिबल इनपुट टैक्स है, यानी जिसकी इनपुट टैक्स की बेनिफिट हमें नहीं मिल सकती है। एंड लास्ट में हम लोगों ने बात किया कि कैसे सेटअप किया जाता है इनपुट जीएसटी का आउटपुट जीएसटी के साथ। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा आज की क्लास में। फिर भी अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करना, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीएसटी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे। आई होप आपके पास डॉक्टर एस के सिंह की बुक होगी, नहीं होगी फिर भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।